हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर में हम जो हफ्ते भर की खबरें होंगी उन सभी का निचोड़ आपको एक सेशन में देंगे, जो कि आपकी वीकली हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल उन्हीं न्यूज़ को कवर करेंगे करंट अफेयर की जो आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी, इस तरीके का जो न्यूज़ या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर लगभग सभी आपके एग्जामों में आती है, तो इससे रिलेटेड अगर पॉइंट आपको याद है तो आप इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरीके से आप सभी को यहाँ पर चीजों को समझते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप साथ के साथ ही इन चीजों को याद करते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है यहाँ पर? देखिए, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 13 सितंबर। तो यानी 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस यहां पर मनाया गया। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे अब ये टॉपिक है, ये न्यूज में आया, इससे क्या क्या जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली चीज तो आप ये डेट याद रखेंगे कि ये जो दिवस है अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस या फिर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछी जाने वाली चीजें हैं, कई बार पूछी जाती हैं, थीम पूछ ली जाती है। कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल डे अगर हुआ तो उसकी थीम क्या थी इस बार की। हर बार हर साल थीम अलग अलग हो जाती है, इसलिए ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो ज्यादा पुरानी थीम आती नहीं, जो करंट वाली है तो वो आती है, तो इनको आप याद रखिएगा। थीम थी इसकी जो 2022 यानी 2020 की जो थीम थी, अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये जो इस बार अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस की जो थीम रही, वर्ल्ड विदाउट बैरियर। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बन सकते हैं। पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया? आज से 6 साल पहले यहां पर इसको मनाया गया था स्टूडेंट्स, 2017 में। 2017 में, यानी ये 6th एडिशन है इसका, तो 2017 में इसको पहली बार जो है यहां पर सेलिब्रेट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहां पर और क्या बन सकता है, यहां पे इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये 30 सितंबर क्या है? 30 सितंबर जो सेंट जेरोम है उनकी डेथ एनिवर्सरी है। ये इनको एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया था। 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक जनरल असेंबली होती है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके द्वारा 2017 में इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी। एक यहां पर संस्था थी FIT, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन, लेकिन इसको बोलते हैं IFT नहीं बोलते, IFIT बोलते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहां पर हाईलाइट किया है। तो ये आप याद रखिएगा, ऐसे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या हुआ, 2017 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया था, ये आप याद रखें। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली क्या है? यहां पर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO का अंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। तो यहां पर स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशंस के, जब इसने यहां पर इसका प्रस्ताव रखा था कि इस दिवस को मनाया जाना चाहिए सेंट जेरोम की डेथ एनिवर्सरी के दिन, तो इसको संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दे दी और वैश्विक रूप से यानी ग्लोबली इसको मनाया भी जाने लगा। अब FIT स्टैब्लिश, FIT जो था ये कब स्टैब्लिश होता है, यानी ये जो यहां पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये 1953 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये है क्या? FIT है क्या? एसोसिएशन ऑफ ट्रांसलेटर्स, यानी कि जो अनुवादक है उनका संघ है। इंटरप्रेटर्स यानी कि मौखिक अनुवादक एंड टर्मिनोलॉजिस्ट का एक यहां पर ये ग्रुप होता है। तो ये आप इसको याद रखेंगे, एक इंस्टीट्यूशन है। तो 30 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। तो यहां पर इसको याद रखें, डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और थीम भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके सामने, हरियाणा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क। अभी तक आप इसको किसी और दूसरे नाम से जानते होंगे, जो कि शारजाह है, फरवरी 2022 में जो कि था संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में। लेकिन अब जो है, जब भारत में बन जाएगा ये, जब ये पार्क भारत में बन जाएगा हरियाणा में, तो भारत का दुनिया का सबसे बड़ा पार्क होगा हरियाणा में बना हुआ ये सफारी पार्क। इसको आप याद रखिएगा। इसलिए ये अभी यहां पर खबरों में 10,000
10,000 एकड़ की जो जगह होगी, इसका जो एरिया होगा 10,000 एकड़ होगा। और यहाँ पर गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा राज्य का जो नूह और गुड़गांव के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, उन जिलों का एरिया वहां पर जो है इस जो सफारी पार्क है उसका हिस्सा बनेगा। और अरावली माउंटेन रेंज यानी अरावली पर्वतमाला जो है उसमें ये जो यहाँ पर सफारी पार्क है ये आपको देखने को मिलेगा, और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहलाएगा। इसको आप याद रखिएगा, कहां बनेगा? हरियाणा में बनेगा। पहली बात कहां बनेगा कि हरियाणा में बनेगा, और इसका एरिया तो मैंने आपको बताया, लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम और नूह जो डिस्ट्रिक्ट है उनका एरिया होगा, अरावली पर्वतमाला है, ये क्वेश्चन बन सकता है। करंटली अभी कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा पार्क? जो कि शारजाह था। हरियाणा से पहले तक, जब तक हरियाणा वाला नहीं बनेगा उससे पहले तक शारजाह है। यूएई, जो कि यूएई में आउटसाइड ऑफ अफ्रीका से बाहर अगर कोई बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात का ये शारजाह था। ओपन इन फेब, जो कि फेब आपका 2022 में यहां पर बना था। अब हरियाणा के से रिलेटेड एक और पॉइंट याद कर लीजिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, इनको आप याद कर लीजिए। तो यहां पर करंट अफेयर का एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज आई थी इस वीक में, तो केरल का जो पुल्लमपारा है बना भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत, यानी जो डिजिटल ग्राम पंचायत जो पुल्लमपारा है, पुल्लमपारा ग्राम पंचायत जो है तिरुवनंतपुरम केरला में है। ये आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। और इनका उद्देश्य क्या है? भारत में जो एक तरीके से डिजिटल साक्षरता का मिशन लेके चला जा रहा है, ताकि सभी लोग जो है डिजिटल रूप से भी साक्षर हों। वैसे तो हो ही, लेकिन डिजिटल रूप से भी साक्षर हों, टेक्नोलॉजी को, अपनी नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और सभी चीजों की तक उनकी जो जानकारी है, जो सूचना है, उस तक उनकी पहुंच आसानी से हो सके। इसलिए जो है भारत को डिजिटल साक्षर बनाया जा रहा है। तो इसमें जो केरल की ग्राम पंचायत, केरलास पल्लमपुरा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत। तो इस पर आप ध्यान देंगे फुल्ली। तो सबसे पहले कौन सी बनी? केरल की बनी। सबसे ज्यादा इलिटरेसी रेट भी कहां का होता है? केरल का होता है। तो ये चीज आप यहां पर याद रखेंगे। तो डिजी पुल्लमपारा प्रोजेक्ट यहां पर एक लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 को, जिसके तहत अब केरल का जो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है उसने पूर्ण रूप से अपने आप को डिजिटली रूप से साक्षर कर लिया है। तो ये आप याद रखें। उद्देश्य क्या है? वो जैसे कि मैंने आपको कहा, पूरे जो है यहाँ पर डिजिटल रूप से भी साक्षर बनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इंडिया रैंक्ड 40th फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग। एक तरीके से रिकॉर्ड बनते हैं। तो यहां पर ये जो GII रिपोर्ट है, यहां पर GII रिपोर्ट ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर इस बार, क्योंकि 41 अंकों की छलांग 2015 से लेकर अभी तक जो है हमारे GII का जो यहां पर रैंकिंग है हमारी इंडिया की, वो रही है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जैसे एक क्लास में 100 बच्चे हैं और ऊपर से किसी बच्चे का स्थान आता है 81, यहां पर उसी से रिलेट करो 81, और अब वो उसका अगर नेक्स्ट एग्जाम में उसका आ गया जो रैंक आई है वो 40 आई है। तो यानी उसने 41 अंकों की छलांग लगाई है इस तरीके से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है GII। ये कौन सी संस्था रिलीज करती है? ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो पहला तो यहां पर इस न्यूज से रिलेटेड आपको याद रखना है कि इस बार 2022 में कौन सा स्थान रहा? 40वें स्थान पर रहा। और इससे पहले यानी 2021 में कितने स्थान पर था? ये 46वें स्थान पर था, 46th पर था। और अब 2022 में 40 पर है। 21 में एक साल पहले जो था 6 स्थान पहले था। तो ये याद रखना है। अच्छा, अब ये फुल फॉर्म क्या है GII की? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसका पूरा नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक। हिंदी में एक रिपोर्ट है जो कि देशों की रैंकिंग को लेकर यहां पर जारी की जाती है। शुरू में इसमें कम सदस्य थे, लेकिन अब इसमें कुल 132 सदस्य हैं, जिनमें से 132 में से भारत की आज जो रैंक आई है वो 40 आई है। लेकिन इसके पड़ोसी देशों को भी हम आगे देखेंगे। तो स्विट्जरलैंड इस बार टॉप पे रहा। काफी 12 साल से लगभग जो है यहां पर स्विट्जरलैंड टॉप पर रहता है, टॉप फॉर द 12 ईयर इन द रो। लगातार 12वीं बार स्विट्जरलैंड टॉप पर है, यानी पहले नंबर पर है इस GII रिपोर्ट में। अब ये कौन सा एडिशन था? ये 15th एडिशन था, यानी 15वां संस्करण था इस रिपोर्ट का, जो कि GII विपो द्वारा यहां पर जारी की जाती है। तो 29 सितंबर को लगभग ये यहां पर रिलीज की गई। अब यहां पर 2022 में
2022 में इसका जो स्थान है 40 रहा, 21 में इसका जो है 46वां स्थान स्टूडेंट्स यहां पर रहा था। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यहां पर इससे रिलेटेड कि रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है। ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है स्टूडेंट जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये आप याद रखिएगा, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका पूरा नाम यहां पर है। अब स्टैब्लिश इसको कब किया था, विपो के बारे में भी हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि विपो को यहां पर स्टैब्लिश कब किया गया। 14 जुलाई 1967 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। उस समय कुल 51 देश थे इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कम थे और अब बढ़ गए हैं। पहले केवल 51 देश थे और अब इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर, देखिए हेड ऑफिस है जिनेवा में, जिनेवा। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको दे सकता है। आपको जिनेवा नहीं दिया और स्विट्जरलैंड दिया तो स्विट्जरलैंड आंसर लगाएंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड नहीं दिया, यूरोप दिया और ये मतलब ये आपको यहां पर इस तरीके से दे दिया, महाद्वीप दे दिया तो यूरोप में, यानी स्विट्जरलैंड में जिनेवा जो है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड आपका यूरोप में है। तो बर्न यहां पर इसकी कैपिटल है, इसको आप याद रखिएगा। जिनेवा कैपिटल नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, इसको भी आप याद रखिएगा। बर्न जो है ये है इसकी कैपिटल स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट आपके पास पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल UNESC, ये जो है स्टूडेंट्स इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो विपो है वो इसके अंडर काम करता है, विपो इसके अंडर काम करता है और GII रिपोर्ट जो है ये विपो यहां पर जारी करता है। इस तरीके से चीजों को रिलेट करके आपको याद रखना है। अब इसमें टॉप कंट्रीज आपको ये भी यहां पर पता होना चाहिए कि भारत का तो 40वां स्थान है, सबसे ऊपर कौन है, स्विट्जरलैंड है, सबको आपको अच्छी तरीके से पता, स्विट्जरलैंड है। दूसरे पर कौन है, अमेरिका है। तीसरे पर कौन है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है और लास्ट में जो 4th नंबर पे है आपका यूनाइटेड किंगडम। शुरू के 3 आपको जरूर याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और स्वीडन। उसके बाद बॉटम कंट्रीज यानी नीचे सबसे लास्ट में कौन से देश हैं भाई इस इंडेक्स में, जो कि सबसे लास्ट का स्थान जिन्होंने पाया है 132 है। मैंने आपको बताया था कि 32 जैसे गुएना नाम का देश जो है वो 132वें स्थान पर है। उससे एक पहले इराक है, उससे एक पहले यहां पर बुरुंडी है। इन तीनों को लास्ट के, शुरू के 3 और लास्ट के 3 भी आप याद रख सकते हैं। अब यहां पर देखिए सबसे लास्ट वाला तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भारत वाला इंपॉर्टेंट है। अब जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो उनकी इंडेक्सिंग क्या रही उनको भी हमें पता होनी चाहिए। जो चाइना है भारत का पड़ोसी देश, उसका 11वां स्थान रहा। यहां पर श्रीलंका का 85वां और पाकिस्तान का 87वां स्थान रहा। तो ये आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में GII रिपोर्ट से रिलेटेड, ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट जिसको हम यहां पर बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते, देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर 41 अंकों की छलांग मारी है। 2015 में जो आपका ये हमारा इसका इस सूचकांक में, इस GII रिपोर्ट में भारत का स्थान 2015 में 81वां था और अब ये जो है यहां पर जंप करके 2022 में आपका 40वें स्थान पर आ गया है। और हो सकता है आने वाले समय में यहां पर और भी अच्छी रैंकिंग जो है वो भारत की हो, क्योंकि भारत लगातार जो है बेहतरी के लिए प्रयास यहां पर कर रहा है। वैश्विक स्तर पर वैसे भी भारत की जो छवि है वो काफी अच्छी यहां पर होती जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज इस बार यहां पर इस हफ्ते रही। तो RBI ने रेपो रेट जो है 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी है और यहां पर 5.9% इसको कर दिया गया है। अब ये कौन सी है, रेपो रेट कौन सी होती है, एक रेपो रेट होती है, एक रिवर्स रेपो रेट होती है, SLR होती है, CRR होती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये आपको याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो यहां पर हालांकि मैंने सभी चीजों को आपके सामने रख दिया, इसका रिलेशन डायरेक्ट जो है आम आदमी से पड़ता है, जो जिन्होंने यहां पर पॉलिसी ली हुई है या फिर किसी का लोन चल रहा है, EMI, क्योंकि इससे अब EMI बढ़ जाएगी। जब बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं तो EMI जो देनी होती है वो यहां पर बढ़ जाती है। तो यहां पर आप इसको याद रखें रेपो रेट के नाम से। रेपो रेट 5.9% चल रही है और स्टैंडिंग रेपो के बाद तुरंत मैं आपको बताऊंगा रिवर्स रेपो। रेपो के बाद हम पढ़ते हैं रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, 3.35 है, ठीक है। CRR हमारा 4.50 है यानी 4.5 और SLR हमारा 18% है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद हमेशा रखना ही है। कुछ और टर्म्स यहां पर होती हैं उनको भी मैं आपको बता। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.65 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यहां पर 6.1
6.15 है और इसके बाद आता है बैंक रेट, वो भी 6.15। तो ये दोनों आप रिलेट करके आसानी से आपकी, क्योंकि दोनों सेम ही अभी चल रही हैं। तो ये अक्टूबर तक के आंकड़े हैं जो, और ये ना लगातार कभी भी बदलते रहते हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने में ये आपको बदलते हुए देखने को मिलेंगे। हम बार बार इनको अपडेट कर देंगे, तो इनको आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। जो 4 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई उनको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब यहां पर आरबीआई से रिलेटेड है, आरबीआई इनको जारी करता, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि एक एडिशनल क्वेश्चन याद रखिएगा, शक्तिकांत दास जो कि भारत के 25वें, भारत में जो रिजर्व बैंक होता है उसके 25वें गवर्नर यहां पर बने हैं। तो इनको आप याद रखेंगे, इनका नाम, ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए रही इस बार। तो एक और अगली खबर जो आपके सामने यहां पर इंपॉर्टेंट है उसको आप याद रखेंगे। तो यहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीसरी वंदे भारत का भी विमोचन, जो यहां पर उसको भी यहां पर हरी झंडी दिखाई, इसको आप याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द कंट्रीज थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन जो है हमारी कौन सी है? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इनको आप याद रखिएगा। और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस, आप दूसरी और यहां पर फर्स्ट, पहली, दूसरी और तीसरी है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। देखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? इनके रूट याद रखना। जो तीसरी यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो गांधीनगर से मुंबई तक के लिए यहां पर रवाना की गई। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो दिल्ली से कटरा तक चलती है। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है, हमेशा आपको इसको याद रखना ही है। आपके जो आने वाले एग्जाम है, जब तक भी आप एग्जाम दे रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहेगा। तो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? नई दिल्ली से रूट इसका है, नई दिल्ली से वाराणसी तक ये जाती है। तो इसको आप याद रखें, कानपुर और इलाहाबाद जो कि आप प्रयागराज हो गया है, उस रास्ते पर ये यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर 17 फरवरी 2019 को पहली बार जो है इसको स्टूडेंट्स यहां पर चलाया गया था, ठीक है। और यहां पर, और उसके बाद जो है दूसरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी 3 अक्टूबर 2019 को चलाया गया था। 2019 में ही 2 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यहां पर चलाई गई थी। उसके बाद आपको यहां पर जो है कोविड देखने को मिला, वरना बीच में आपको कुछ और भी ट्रेन यहां पर पहले, ये जो तीसरी ट्रेन 2022 में हमने की, उससे पहले ही ये आपको देखने को मिल सकती। तो 30 सितंबर 2022 को आप ये याद रखेंगे कि यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो थी उसको यहां पर हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाई गई थी। नेक्स्ट, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है यहां पर, इन जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो भारत के अंदर ये चलाई जा रही हैं, तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई के द्वारा बनाई गई हैं। चेन्नई की जो ICF है उसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, उसमें इनको बनाया गया। ऑपरेटिंग स्पीड इसकी कितनी है? देखिए इसकी ऑपरेटिंग स्पीड है 130 kmph से 160 kmph तक यहां पर हो सकती है। नॉर्मली इसको 130 km/h पे चलाया जा रहा है, 160 km/h पे इसकी जो कमर्शियल स्पीड यहां पर हो सकती है। और इसको 180 kmph पर भी टेस्टेड किया गया है कि इसको 180 किलोमीटर की स्पीड में भी इसको टेस्ट किया गया है कि ट्रैक को टेस्ट किया गया कि वहां पर चलने लायक गाड़ी ये है भी या नहीं, मतलब वो ट्रैक उस लायक है कि ये गाड़ी उन पर चल सके या नहीं। तो अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ये वैसे आप इसको याद रख सकते, 2023 अगस्त 2023 तक भारत जो है 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को यहां पर जो है देश को समर्पित करेगा। यानी 75 वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाना है, ये एक बड़ी बात है भारत के लिए। तो यहां पर, और इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन से हो क्या रहा है, क्या कि बहुत लंबी दूरी जो करीब आपकी 10-12 घंटे की दूरियां, 10-12 घंटे का जो सफर था उसको ये 6 घंटे या 8 घंटे तक लेकर आ रही है। यानी कि आपका बहुत ज्यादा समय इसमें बच रहा है, समय की आपकी बचत हो रही है। तो इस तरीके से यहां पर ये ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन है काम कर रही है। तो अब नेक्स्ट है आपके सामने जो रिलायंस जियो चेयरमैन आकाश अंबानी इंक्लूडेड द टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट। तो जो आप जानते हैं टाइम्स पत्रिका को अच्छी तरीके से जानते हैं, भारत के काफी सारे जो लोग हैं वो इस टाइम पत्रिका का हिस्सा बन चुके हैं, उसके कवर पेज पर आ चुके हैं, उसमें उसके 100 प्रभावशाली लोगों में स्थान पा चुके हैं। अब की बार एक जो बिजनेसमैन है उनको इसमें जगह मिली है, जो कि रिलायंस टेलीकॉम के एक तरीके से CEO हैं। रिलायंस टेलीकॉम के CEO यहां पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे यहां पर आकाश अंबानी हैं। तो
रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी टाइम्स के नेक्स्ट 100 की लिस्ट में आने वाले, और ये भारत के पहले व्यक्ति, ही इज द ओनली इंडियन ऑन दिस लिस्ट। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये इसलिए इनको दिया गया, इसलिए इनको इस लिस्ट में जगह मिलेगी क्योंकि इन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रगतिशील ये कार्य कर रहे हैं। जो आकाश अंबानी है, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के जो बेटे हैं। अब रिलायंस जियो के चेयरमैन हैं आकाश अंबानी। रिलायंस जियो या फिर रिलायंस टेलीकॉम को ही रिलायंस जियो यहां पर बोला जाता है, इसको आप याद रखिएगा। एक तरीके से रिलायंस जियो अपना एक ब्रांड है इनका। तो यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, यहां पर दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। रिलायंस जियो के चेयरमैन अब हैं यहां पर आकाश अंबानी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है वो है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। इनको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम न्यूज देखते हैं कौन सी जो एग्जाम में यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है आपके सामने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो ये हर साल मनाया जा रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसकी क्या आपसे पूछा जा सकता है, थीम आपसे पूछी जा सकती है। एक तो डेट याद रखिए, डेट इनकी ना जो दिवस होते हैं, इनकी जो डेट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे इसको रैप कर सकते हैं वृद्धजन दिवस, यानी कि आप इसको क्योंकि अगले ही दिन यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जी का बर्थडे, उससे एक दिन पहले मनाया जा रहा है वृद्धजन दिवस, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इसको आप याद रखिएगा। तो थीम इस बार क्या थी, रिसाइलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण। इस तरीके से इसकी थीम थी, इसको याद रखेंगे आप। सेलिब्रेटेड फ्रॉम, इसको जो है 1990 से 14 दिसंबर 1990 से इसको जो है मनाया जा रहा है इस दिवस को। तो जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसके द्वारा ही इसको भी यहां पर पारित किया गया था, और 1990 से इसको 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय रूप से यानी वैश्विक रूप से मनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये सभी जो अंतरराष्ट्रीय रूप से किसी दिवस को यहां पर मनाया जाता है वो यही काम करती है, यही जो संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यही करती है। इससे ये किसका अंग है, यूएनओ का अंग है। इसको यूएनओ आप मत समझ लीजिएगा, इसको आप यूएनओ मत समझिएगा क्योंकि ये यूएनओ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ये एक महासभा, ये यूएनओ का अंग है। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ अलग है, ये तो संयुक्त राष्ट्र है, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट है इंदौर बिकेम द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री फॉर द 6th टाइम इन अ रो। लगातार छठी बार जो है इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर के नाम से यहाँ पर जो है प्राइज उसको मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण का जो यहाँ पर जो एक प्राइज सरकार ने शुरू किया था ताकि लोगों में स्वच्छता की, शहरों में जो नगरीय लोग हैं उनमें स्वच्छता की भावना का विकास हो, और उनमें एक प्रतिस्पर्धा यानी उनमें एक कॉम्पिटिशन है अपने शहर को, अपने नगर को, अपने ग्राम को, अपनी पंचायत को स्वच्छ बनाने का। तो उसी के तहत जो है उसी भावना को बढ़ाने के लिए इस स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। तो इस बार जो है यहाँ पर इंदौर को लगातार छठी बार जो है ये पुरस्कार मिला है, और ये 7th एडिशन था। 7वीं बार जो है सातवीं बार जो 7वां एडिशन था जब ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार यहाँ पर दिया गया, और छठी बार लगातार किसको मिला है, इंदौर को यहाँ पर स्टूडेंट्स मिला है। पहली बार भी ये किसको मिला था, पहली बार इंदौर को ही मिला था, और लगातार जो है ये यहाँ पर 6th टाइम लगातार इंदौर को ही ये पुरस्कार मिला है। दूसरा पुरस्कार इस बार किसको मिला, ये 2022 की बात है। 2022 में दूसरा पुरस्कार किसको मिला है, सूरत को मिला है। 2021 सूरत को दूसरा पुरस्कार सूरत को मिला है, और इससे पहले भी सूरत दूसरे नंबर पर ही था, यानी लगातार दूसरी बार, ऐसा क्वेश्चन बनता है लगातार दूसरी बार किसको स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला, तो जी किसको मिला, यहाँ पर सूरत को मिला। तीसरा नवी मुंबई को इस बार मिला, ये आप याद रखेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला तो कोई भूलेगा ही नहीं कि हर किसी को याद है कि इंदौर लगातार 6 बार जो है यहाँ पर इस पुरस्कार को जीत चुका है। दूसरी बार लगातार सूरत जीत रहा है, तीसरी बार नवी मुंबई। तो यहाँ पर ये प्राइज दिया गया किसके द्वारा, यहाँ पर जो हमारी हाल ही की जो राष्ट्रपति हैं जिनको हाल ही में चुना गया, द्रौपदी मुर्मू, तो ये जो है हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं भारत की, उनके द्वारा ये पुरस्कार जो है यहाँ पर इंदौर शहर को यहाँ पर दिया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी कौन सी रही। तो 5G लॉन्च हो चुका है भारत के अंदर, 1 अक्टूबर को इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। INC जो
आपका इंडियन मोबाइल कांग्रेस यहां पर इसका इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में। तो उसी दौरान यहां पर 5G की लॉन्चिंग हुई, जिसको हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि भारत में 5G लॉन्च होगा, 5G लॉन्च होगा। ये 5G जैसे कि आपने पहले 2G था, नेटवर्क है, 2G था, 3G था, 4G था, 5G था, क्या चेंजेस आते गए, स्पीड यहां पर इंप्रूव होती गई। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि भारत जो है नेटवर्क के, भारत का में जो टेलीकॉम कंपनीज का जो नेटवर्क है वो और भी ज्यादा हाई स्पीड आपको यहां पर मिलने वाली है, इंप्रूव होने वाली है। वैसे भी काफी सारी जगह काफी लोग जो है नेटवर्क से परेशान रहते हैं, और यहां पर इंटरनेट की स्पीड आपको अब हाई स्पीड देखने को मिलेगी। 600 Mbps तक की स्पीड आपको इसमें स्टूडेंट्स देखने को मिलेगी। हालांकि दावा किया जाता है कि 1 Gbps तक की स्पीड इसमें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ट्रू स्पीड जो होगी वो जब सभी शहरों में लॉन्च हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी आनी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जहां जिन शहरों में ये लॉन्च हुई है वहां पर 600 Mbps तक की स्पीड का वादा या दावा किया गया है कंपनियों की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से आने वाला है वो कौन सा है कि भारत में सबसे पहले 5G की लॉन्चिंग भारत में सबसे पहले किसका नेटवर्क लॉन्च हुआ था? तो वो हुआ था स्टूडेंट्स एयरटेल कंपनी का। जियो दिवाली तक, जियो ने प्रॉमिस किया है कि वो दिवाली तक 5G को यहां पर लॉन्च करेगा, और फिर वोडाफोन और आइडिया भी इसको लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि अभी तक जो इस मैदान में खिलाड़ी देखने को मिल रहा है वो है स्टूडेंट्स यहां पर ऑपरेटर एयरटेल। तो एयरटेल यहां पर जो है 5G की लॉन्चिंग कर चुका है, स्पीड मिलेगी 600 Mbps की अप्रोक्सीमेट। तो लॉन्च किया गया है 1 अक्टूबर को। याद रखिए गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले यहां पर जो है आपको 5G भारत में लॉन्च हुआ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 6 और ये कौन सी थी जो मोबाइल कांग्रेस थी, ये कौन सी थी? ये भारत में जो मोबाइल कांग्रेस, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022, ये 6 नंबर का एडिशन था, और इसका इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर किया गया। कहां पर किया गया? नरेंद्र मोदी में, नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी मैंने बोला तो यहां पर माफ कीजिएगा, यहां पर नई दिल्ली है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपके लिए निकल कर आती है कि जो यहां पर सिटीज हैं, भाई 5G तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन आप समझेंगे कि 5G बता रहे हैं कि लॉन्च हो गया, लेकिन हमारे यहां तो है नहीं, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा शहरों में ही यहां पर लॉन्च इसको किया गया है। जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे शहरों में इसको लॉन्च किया गया। और यहां पर एक अभी तक 5G आपने सुना वो टेस्टिंग चल रही थी, और उस दौरान कहा गया था 13 शहरों में, शुरू में 13 शहरों में इसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन फाइनली यहां पर जो निकल कर आया वो 8 शहर ही भारत के निकल कर आए जहां पर ये अभी फिलहाल इसकी 5G सर्विसेज यहां पर दी जा रही हैं। पहला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये आपका यहां पर देख ही रहे हैं, वाराणसी, नागपुर, बेंगलोर, हैदराबाद और सिलीगुड़ी। इनको आप जरूर याद कर लें, और अगर आप इन शहरों के रहने वाले हैं तो आप मजे से इस 5G का यहां पर लुत्फ उठाइए। अभी शुरुआत में तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि 5G जो इन शहरों में शुरुआती दौर में लॉन्च किया जा रहा है उनको सिम बदलने की भी जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग प्लान पर ही आपको यहां पर 5G नेटवर्क, 5G की सेवाएं देखने को मिलेंगी। इसके लिए नया रिचार्ज प्लान भी अभी आपको नहीं कराना पड़ेगा। शुरुआत में इन शहरों के लिए इस तरीके की फैसिलिटीज रखी हैं, तो जम के आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट खबर देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी रहने वाली है। तो ये तो है ही आपके लिए इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये ना कई बार रिपीट हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और जो एग्जाम आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आते हैं वहां पर ये क्वेश्चन आराम से यहां पर पूछा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपके 6 मंथ की करंट अफेयर होती है वहां आपसे मैक्सिमम एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। और अगर स्टैटिक जीके को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है तो वो भी मैक्सिमम आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती है। 2 अक्टूबर को एक और महापुरुष का जन्म हुआ था जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि यहां पर जो 62 से लेकर 64 तक यहां पर जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। लगभग 18 महीने का इनका जो है कार्यकाल था, जो कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 62 में, और उस समय जो है उनकी जो है बहुत ही संदेहास्पद स्थिति में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, जो कि अभी तक यहां पर क्लियर नहीं हुआ है उनके कारणों का। तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो 2 अक्टूबर है उसको मनाया जाता है नॉन वायलेंस डे के रूप में। आप अच्छी तरह सभी को याद होगा, ये तो सभी को याद होगा। ये कब शुरू किया गया पूछा जा सकता है। 15 जून 2017 में, 15 जून 2017 को फिर वही आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने पारित किया 2007, सॉरी मैं 17 बोल रहा हूं, 2007, 15 जून 2007 को यह पारित हुआ। लेकिन मनाया कब जाना था? तो गांधी जी के जन्मदिन पे ही मनाना था, क्योंकि अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी जो थे महात्मा गांधी थे। तो यहां पर जो भारत की आजादी में भी अहिंसा का प्रयोग करके जिन्होंने जो है भारत को आजाद कराने में यहां पर अपना योगदान दिया था।
हालांकि जो अहिंसावादी हमारे जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने तो भारत को आज़ाद कराने में योगदान दिया ही था, लेकिन जो हमारे वीर क्रांतिकारी थे भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, इस तरीके जो क्रांतिकारी थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था भारत को आज़ाद कराने में, तो किसी को भी नजरअंदाज यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है, इनका ईयर कई बार पूछा गया है। 2 अक्टूबर के मतलब जो नवंबर दिसंबर की कब में हमने देखा है कि इन जगहों पर 2 अक्टूबर तो सभी को याद है, इनका ईयर पूछ रहे हैं। 1869 में जो है इनका बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था सबको याद है, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। बचपन से हम इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनकी जो माता थी उनका क्या नाम था, इनकी माता पुतलीबाई और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, पिताजी का नाम जो करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का। इनके ऊपर हालांकि हमारा हिस्ट्री में एक काफी अच्छा डिटेल्ड सेशन यहाँ पर रहेगा, वो आप देख सकते हैं इसको, कि गांधी जी के बारे में काफी सारी चीजें हैं जो पूरा सेशन भी इन पर हो सकता है, तो वो यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं। तो लाल बाल, मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर को एक और महापुरुष का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, लेकिन ईयर कौन सा है, 1904 यानी 1904 में इनका जन्म हुआ था। भारत के दूसरे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं जो, और इनसे पहले कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री से पहले जवाहरलाल नेहरू, इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे यहाँ पर जो हमारे पास इस बार आ जाता है, अब जो यहाँ पर नोबेल प्राइज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता है हर एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से और ध्यान से समझने की कोशिश किया। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी याद में, स्वीडन के यहाँ पर एक नागरिक थे, उनकी याद में जो है यहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर इस बार 2022 में किस किस को ये पुरस्कार मिला है उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको अच्छी तरीके से ये चीज पता है कौन कौन से वो क्षेत्र हैं। शांति, साहित्य, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और इकोनॉमिक साइंस, इन 6 क्षेत्रों में जो है यहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाता है। इकोनॉमिक साइंस जो है यहाँ पर शुरुआती दौर में इन्हीं में, यानी शुरुआत में जो है नोबेल प्राइज इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को यानी अर्थशास्त्र को का नोबेल पुरस्कार जो है वो 1969 से दिया जा रहा है। 1968 में इस पर एक विवेचना हुई थी और 1969 से इस पुरस्कार को लगातार यहाँ पर दिया। जब भारत के अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री रहे हैं, उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। देखिए सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि शांति का पुरस्कार किसको मिला या साहित्य का पुरस्कार किसको मिला। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति, साहित्य, मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये यहां पर आपका पॉइंट है। तो शांति का मिला एलिस बियालियात्स्की, काफी मुश्किल नाम है, मुझे लेना भी मुश्किल पड़ रहा है, तो आप मतलब 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए बियालियात्स्की, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, एलिस बियालियात्स्की, ये इनका नाम है। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, तो इनको ये मिला। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए इन्होंने काम किया, और यहाँ पर अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में एक संगठन बनाने में, वहाँ एकता, जो वहाँ के नागरिक हैं उनमें एकता लाने में का काम इन्होंने किया। और जो आपका रूस है, रशिया के खिलाफ इन्होंने युद्ध अपराध को घोषित करने की कोशिश की, युद्ध में कौन कौन से अपराध उन्होंने किए, इस तरीके की चीजें जो थे उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम जो है इन्होंने किया, जो एलिस बियालियात्स्की हैं। और इसके बाद इनको जो है यहाँ पर शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनकी और जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम मेमोरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया, एनी एर्नो को ये पुरस्कार स्टूडेंट साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पर दिया गया, इस नाम को भी आप याद रखिएगा। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में जो स्वांते पाबो हैं, इनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया। स्वीडिश जेनेटिक्स ने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों, ये ध्यान रखिएगा क्या इन्होंने योगदान, मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की है, जिसके लिए यहाँ पर जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, यानी मानव विकास के क्रम में इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है। अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में आपको एलन आस्पेक्ट 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, एलन आस्पेक्ट और फिर जॉन क्लॉसर और यहाँ पर एटॉन जिलिंगर, इन तीनों को ये पुरस्कार स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया फिजिक्स में। तो इन्होंने क्या किया, क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए, कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी, इससे संबंधित यहाँ पर इनको पुरस्कार दिया गया।
जो केमिस्ट्री है उसमें आप किन किन को ये पुरस्कार दिया गया? कैरोलिन बर्टोजी, जो मॉर्टन मेल्डल और बेरी शार्पलेस को ये पुरस्कार दिया गया। कैरोलिन को, मतलब ये केमिस्ट्री वाला तो आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैरोलिन को कैरोसिन बना दीजिए, जो मॉर्टन है उनको मॉर्टिन बना दीजिए, बेरी या शार्पलेस यहाँ पर कर दिया। भाई केमिस्ट्री कैरोसिन, मॉर्टिन, शार्पलेस, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, याद आसानी से हो जाएगा। अब दिया गया किस लिए? क्योंकि क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में इन्होंने अहम योगदान दिया है, इसलिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। इकोनॉमिक साइंस का जो पुरस्कार था वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है, 10 अक्टूबर को उसके घोषित होने की संभावना है, तो तब वो पुरस्कार घोषित होगा तो उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये पुरस्कार किसको मिला। लेकिन इसको स्टार्ट किया गया था 1969 में, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एक चीज और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो आपका नोबेल जो शांति का ये पुरस्कार जो शुरुआत हुई थी इनकी 1900 में हुई थी, 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की याद में। मैंने आपको बताया ये चीज, तो ये आपको याद रखना है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। नेक्स्ट हमारे सामने है विराट कोहली बिकम्स फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 11,000 रन इन T20। तो T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं कौन? जो यहां पर विराट कोहली हैं, भारतीय कप्तान रह चुके हैं कई बार। तो यहां पर इनको आप याद रखिएगा कि 11,000 रन बना, T20 में 11,000 रन बनाने वाले अभी तक के एकमात्र जो हैं हमारे जो विराट कोहली हैं। लेकिन इनसे पहले वैश्विक अगर हम बात करें, ग्लोबली अगर हम बात करें तो वो कौन कौन है उसके बारे में यहां पर देख लें। पहले नंबर पर यहां पर आते हैं क्रिस गेल, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्रिस गेल। दूसरे नंबर पर आते हैं किरोन पोलार्ड और तीसरे नंबर पर यहां पर आते हैं शोएब मलिक जो कि पाकिस्तान के हैं। और फोर्थ नंबर पर है वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर ओवरऑल रैंकिंग की जब हम बात करें तो जो विराट कोहली है वो 4th नंबर पे है, लेकिन इंडिया में वो पहले नंबर पर है। और जो क्रिस गेल हैं वो पहले नंबर पर, दूसरे किरण पोलार्ड जो कि दोनों के दोनों वेस्ट इंडीज के हैं और तीसरे शोएब मलिक जो कि पाकिस्तान के हैं। कितने रन जो क्रिस गेल है उन्होंने 14,562 रन बनाए हैं। कितने मैचेस खेले हैं? 463। 11,915 बनाए हैं यहाँ पर किरण पोलार्ड ने, जो कि यहाँ पर मैचेस खेले हैं इन्होंने 614। और शोएब मलिक ने 11,902 रन बनाए हैं 481 मैच खेलने के बाद। और जो विराट कोहली है इनसे आपसे पूछा जा सकता है, इन्होंने 14,562 रन बना लिए 463 मैच में। तो ये आप यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखेंगे। अब ये पूछा जा सकता है कि किसके खिलाफ, जब ये इन्होंने 11,000 रन T20 में पूरे किए, कि किसके खिलाफ ये खेल रहे थे? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस समय पे ये खेल रहे थे। किस स्टेडियम में ऐसा इन्होंने किया? तो बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुवाहाटी आसाम के अंदर है। ये क्वेश्चन बन सकता है, बरसापारा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहां पर है? गुवाहाटी आसाम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे विराट कोहली से रिलेटेड। अब यहां पर नेक्स्ट है आपके सामने वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व ऑन 3 अक्टूबर। तो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस जो है यहाँ पर 3 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी खास बात यह है कि हमेशा 3 अक्टूबर को नहीं मनाया जाएगा। ये अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है उसको ये दिवस मनाया जाता है। क्या है? विश्व पर्यावास दिवस। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे है, इसको जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मनाया जाता है अक्टूबर का पहला सोमवार, ये याद रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को, संयुक्त राष्ट्र ने ही इसकी घोषणा की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं उनको मनाने के लिए जो घोषणा है वो जनरल असेंबली वहां पर यूएनओ की करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, इसको याद रखिएगा, इसलिए इस दिन मनाया जाता है। यही इंपॉर्टेंट है आपसे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है और एग्जाम में देगा भी तो इसी तरीके का क्वेश्चन देगा। याद रखेंगे पहला सोमवार होना चाहिए। तो यहां पर थीम इसकी क्या रही? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। दूरी का ध्यान रखें, किसी को भी पीछे मत छोड़ो और पीछे मत रहो। तो इस तरीके का यहां पर इसकी थीम रही। तो स्टार्ट इसको कब किया गया था? 1985 में इसको पहली बार मनाया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट आपके सामने जो है, यूनकिंग टैंग को मिला शस्त्र एक संस्था है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। तो यूनकिंग टैंग, इसको आप याद रखिए, इनको यूनकिंग टैंग 1 साल तक आपको ये पुरस्कार याद रखना है, क्योंकि अगले साल जब मिलेगा तब तक आपको कोई ना कोई एग्जाम निकाल ही लेंगे। तो एक बार आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यूनकिंग टैंग कौन है? एक महिला है।
युनकिंग टैंग एक महिला है जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। तो यहां पर आप ये याद रखिएगा कि ये कहां की है, ये चाइना की है, जो युनकिंग टैंग है, जिनको रामानुजन शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। और ये मैथमेटिशियन मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाए। रामानुजन भारत के एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे, जिनकी याद में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। रामानुजन, आप उनका नाम जानते ही अच्छी तरीके से, इन पर मूवी भी बन चुकी है। तो यहाँ पर शस्त्र रामानुजन प्राइज के नाम से चाइना में इस तरीके का यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है वो जो ये पुरस्कार देते हैं। द प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड बाय, ये किसके द्वारा है, शनमुगा एकेडमी ऑफ आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तो यहां पर इस तरीके से SAASTR, तो शस्त्र करके यहां पर इस तरीके से ये एकेडमी है जो यहां पर इस पुरस्कार को देती है, शस्त्र एकेडमी, इसको याद रखिएगा। और ये इसकी शुरुआत यहां पर कब से हुई, 2005 से जो है स्टूडेंट्स इसकी शुरुआत यहां पर हुई थी। सॉरी, इस संस्था की जो शुरुआत है शस्त्र की, ये 2005 में हुई थी। इसको आप याद रखिएगा, शनमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी। प्राइज इसमें दिया जाता है $10,000 का। और एज, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ये एक स्पेशल एज ग्रुप के लोगों को ही दिया जाता है। 32 साल, क्योंकि जो रामानुजन थे वो 32 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। तो जो 32 साल के जो गणितज्ञ हैं, 32 साल या फिर उससे कम के ऐसे लोगों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल टीचर्स डे। अब यहाँ पर देखिए शिक्षक दिवस, शिक्षा दिवस, इस तरीके के जो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको कंफ्यूज करते हैं, वो एक ही जगह पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपका एक डाउट जो है बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से क्लियर होगा। वर्ल्ड टीचर्स डे या इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। लेकिन 5 तारीख को ही शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन वो भारत में मनाया जाता है, लेकिन वो 5 सितंबर है। 5 सितंबर है जब टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और 5 अक्टूबर है जब अंतरराष्ट्रीय टीचर्स डे मनाया जाता है। ये इंडिया का है और वो जो 5 अक्टूबर वाला है वो अंतरराष्ट्रीय। ये कंफ्यूजन आप आराम से इसको क्लियर कर लेंगे। अब इस बार की अंतरराष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस था उसकी थीम क्या रही, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विद टीचर्स, यानी शिक्षा के परिवर्तन की शुरुआत शिक्षकों से होती है। ये आप यहां पर याद रखिएगा इसकी थीम को। अब एक और इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये तो शिक्षक दिवस की बात हुई, अब शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और पहली बार इसको जो है 2019 में मनाया गया था। 2019 से ही इस शिक्षा दिवस की शुरुआत हुई थी। 3 चीजें आपने यहां पर देख ली, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस और भारतीय शिक्षक दिवस, यानी कि जो भारत में मनाया जाता है 5 सितंबर को, और तीसरा आपने यहां पर जान लिया अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट आपके सामने कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपसे पूछी जा सकती है, देखिए इस वीक की सभी खबरें हमने यहां पर देखी। एक और इंपॉर्टेंट खबर यहां पर आप इसको याद रखिएगा, देखिए India becomes the largest producer and consumer and second largest exporter of sugar in the world. भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। लेकिन अभी तक कौन था, अभी तक ये जो खिताब था अभी तक किसके पास था, ब्राजील के पास था। और अभी भी वो ब्राजील के पास ही है, क्योंकि भारत लगातार अगर कुछ वर्षों तक ऐसा करता है तो हम कह सकते हैं कि भारत अब उससे आगे निकल गया है। लेकिन अभी जो सेशन है, जो ये एक सेशन है यहाँ पर सितंबर अक्टूबर का 2021-22 वाला, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके का यहाँ पर पॉइंट है। तो प्रोड्यूस्ड यहाँ पर कितना इस बार चीनी का जो यहाँ पर उत्पादन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 394 लाख मीट्रिक टन। ये आपको आई होप कि विजिबल तो होगा, LMT लाख मीट्रिक टन, 394 लाख मीट्रिक टन का जो है यहाँ पर इस बार चीनी का उत्पादन स्टूडेंट्स हुआ है, बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर। और ब्राजील में इस बार 32 मिलियन टन के लगभग जो है यहाँ पर उत्पादन हुआ है। अगर देख लेते हैं इसको, शुगर सेशन यहाँ पर 2021-22 वाला सितंबर से अक्टूबर में यहाँ पर ये जो है आंकड़े देखने को मिलते हैं, 394 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया है और भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया है। उपभोक्ता तो भारत जो है चीनी का आपको पता ही है अच्छे तरीके से है ही सबसे ज्यादा। तो हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्ट ऑफ अबाउट 109.8 यानी 109.8 लाख मीट्रिक टन का यहां पर जो है इसने क्या किया है,
एक्सपोर्ट किया है, उच्चतम एक्सपोर्ट किया है इस बार जो है, अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट यहां पर चीनी का किया। भारत ने 109.8 लाख मीट्रिक टन का निर्यात किया। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देख लीजिएगा। देखिए, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, यानी गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखिए, लार्जेस्ट तो है कौन सा, ब्राजील, लेकिन इंडिया कौन से नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर, और भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब यहां पर तीसरा पॉइंट है, ब्राजील प्रोड्यूस अबाउट 32 मिलियन टन ऑफ शुगर इन 2021 टू 2022। तो ब्राजील ने 2021-22 के सेशन में लगभग 32 मिलियन टन का जो है चीनी का उत्पादन किया है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस बार जो है इस सेशन में, एक पर्टिकुलर सेशन में, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि भारत जो है ब्राजील से आगे निकल गया है। लेकिन कुछ लगातार सालों तक अगर भारत इस तरीके से करता रहा तो हो सकता है हम ब्राजील को पीछे छोड़ दें और हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाएं कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भी बन गया है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी यहाँ पर इस वीक की करंट अफेयर। आई होप कि आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और यहीं पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हो सकते थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर रिकॉल करवाने की कोशिश करी, उन सभी को भी आप याद रख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने आपको इस सेशन में बताया, क्योंकि किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बहुत सारी न्यूज़ एक हफ्ते के अंदर आती हैं, उनमें से जो बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वही जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पॉइंट था और कुछ यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मिलेंगे एक अब नए सेशन में। थैंक यू।